हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे हम उच्च न्यायालय। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले तमाम उन फैक्टों को कवर किया था जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा उसको। चलिए आइए आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं उच्च न्यायालय। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पिरामिड जैसी जो आकृति आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं आई होप यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो देश में सर्वोच्च जो न्यायालय है, जिसमें न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय के रूप में जानते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के रूप में जानते हैं सेकंड, और लास्ट में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विशेष रूप से याद रखिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लिया है, अब आज बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होने के पहले। देखिए यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वो संविधान के किस भाग में की गई है, तो संविधान के भाग 6 में की गई है। और वहीं अगर आर्टिकल की हम बात करें तो 214 से लेकर 214 से 231 के बीच जो आर्टिकल रखे गए हैं वो उच्च न्यायालय से संबंधित है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया था, और इस 1861 के माध्यम से 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी भारत में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। हालांकि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 25 न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। भारत देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा हम बात करें तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से जिन हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी वो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में, ये हाई कोर्ट थे। प्रथम कोलकाता हाई कोर्ट, और मुंबई हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट। ये वो हाई कोर्ट थे जो 1861 एक्ट के माध्यम से बनाए गए थे। हाई कोर्ट एक्ट आया था जिसके तहत 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी देश में, और इनकी स्थापना 1862 में की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इन तीनों हाई कोर्टों की स्थापना कब की गई थी, 1862 में की गई थी, 1861 एक्ट के माध्यम से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर योग्यता की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर योग्यता जो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, देखिए एग्जाम में पूछी जाती है योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है, योग्यता भारत का नागरिक कंपलसरी है। इसके अलावा 10 वर्ष का वकालत के रूप में अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए वकालत का जो अनुभव है आपका, अगर हम बात करें तो ये हाई कोर्ट में होना चाहिए। इसके अलावा जज का जो अनुभव है विशेष रूप से याद रखिएगा, या अगर वकालत का अनुभव नहीं है तो फिर 10 वर्ष का जो अनुभव है वो आपका जज के रूप में अनुभव होना चाहिए, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए। तो ये पॉइंट 2 आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम चर्चा करें तो ये कार्यकाल की बात करता है। देखिए कार्यकाल क्या होता है, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, 65 वर्ष होता है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर बात करें तो 62 वर्ष की आयु तक होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। और त्यागपत्र किसे देते हैं, त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति महोदय को, विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। देखिए नियुक्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, और राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन विशेष रूप से याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन सीजेआई की सलाह पर की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर की जाती है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए शपथ, तो शपथ दिलाने का कौन कौन काम करता है, यहाँ पर संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जिस राज्य में उनकी नियुक्ति की जाएगी और वहीं के राज्यपाल क्या दिलाएंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, देखिए न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है, महाभियोग। जो महाभियोग लाया जाता है इनको हटाने की प्रक्रिया के लिए, तो विशेष रूप से याद रखिएगा महाभियोग जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा। अब देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ना, विशेष बहुमत के द्वारा लाई जाती है। विशेष बहुमत का मतलब यूँ समझिए 2/3, यानी कि अगर बात करें कुल सदस्यों का, विशेष रूप से याद रखिएगा 66% होना चाहिए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगा बराबर बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसफर कौन करेगा, ये हाई कोर्टों के न्यायाधीशों को, तो ये राष्ट्रपति द्वारा ही ट्रांसफर किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कार्य एवं शक्तियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं इनकी विशेष रूप से याद रखिएगा मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता का मतलब यूँ समझिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो वगैरह का अगर आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो मूल इन्हीं के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन संबंधी जो आपके क्या होते हैं धांधलेबाजी वगैरह जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें आपके एमपी या एमएलए में चुनाव
चुनाव में, तो इसके जो आपके केसेस वगैरह होंगे वो कहाँ जा सकते हैं, आपके डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा कंपनी से संबंधित कोई भी आपका क्या है, आपका क्राइम वगैरह है तो आपका कहाँ जाएगा, ये हाई कोर्ट में जाएगा। इसके अलावा विवाह तलाक से संबंधित ये सारे की जो निर्णय है वो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। रिट जारी करने का जो अधिकार है वो विशेष रूप से याद रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है उसी प्रकार से हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है विशेष रूप से। आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अपीलीय अधिकार, आप सभी जानते हैं कि अगर स्टेट में हम बात करें तो स्टेट में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है हाई कोर्ट, विशेष रूप से याद रखिएगा। स्टेट में किसी भी स्टेट में से सर्वोच्च लेवल में क्या होता है, अंतिम अपीलीय होता है किसी भी स्टेट के लिए। क्योंकि अगर हम भारत देश में अगर बात करें तो भारत का जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी राज्य की अगर बात करें तो अंतिम अपीलीय क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभिलेख, देखिए अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, विशेष रूप से याद रखिएगा हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा आर्टिकल 215 के तहत दिया गया है, विशेष रूप से याद रखिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है, सॉरी आपको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी क्या किया गया है, अभिलेख न्यायालय का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन की भी शक्ति है। अगर किसी प्रकार का न्याय किया है हाई कोर्ट ने तो उसमें पुनर्विलोकन की भी शक्ति दी गई है, उसमें दोबारा से समझौता या संशोधन करने की भी शक्ति इसको दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। देखिए अगर हम बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यहीं अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास खुद का उच्च न्यायालय है। देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली जो उच्च न्यायालय है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट तो जम्मू कश्मीर के पास भी खुद का उच्च न्यायालय है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास खुद के उच्च न्यायालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। देखिए वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो वेतन और जो भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। देखिए केंद्र नियुक्ति जरूर करते हैं लेकिन जो इनके वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य सरकार ही देती है। जिन राज्यों में इनकी नियुक्ति की जाएगी वहाँ की संचित निधि से यहाँ के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। तो अगर हम वर्तमान में इनके वेतन भत्तों की बात करें, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 2,50,000 इनको वेतन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 वेतन के रूप में दिए जाते हैं और कुछ भत्ते भी वगैरह भी दिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम बात करें चंडीगढ़ न्यायालय की, तो चंडीगढ़ जो न्यायालय है उसके अंतर्गत जो है वो 3 स्टेट के अधिकार क्षेत्र रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ 3 राज्यों की सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है, आपके हाई कोर्ट के रूप में चंडीगढ़ न्यायालय को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, मुख्य अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 214 जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। 215 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है। विशेष रूप से याद रखिएगा उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो अभिलेख के रूप में होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 216 जो आर्टिकल है उच्च न्यायालय का गठन के प्रावधान की बात करता है और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और वेतन और पद शर्तों से संबंधित है, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें 218 की, तो उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का जो उच्च न्यायालयों को लागू होना होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर आर्टिकल की चर्चा करें 219 तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, यानी शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। 221 में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधी निर्धारण 221 आर्टिकल में किया गया है। और 226 में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और 231 जो है आपका विशेष रूप से याद रखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, विशेष रूप से याद रखिएगा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत 2 राज्य और रखे गए हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। सो गाइस ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।